नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे फर्रुखाबाद। कारागार मंत्री ने जेल का किया है औचक निरीक्षण। जेल में बंद कैदियों से संवाद भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जेल से छूटने के बाद अपराध न करने की भी सलाह दी गई है। कारागार मंत्री पहुंचे हैं फर्रुखाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज फर्रुखाबाद पहुंचे और साथ ही उन्होंने जेल का निरीक्षण भी किया है। जेल में बंद कैदियों के साथ संवाद भी किया और आपको बता दें कि जेल से छूटने के बाद अपराध न करने की सलाह भी दी गई है। खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज फर्रुखाबाद पहुंचे हैं। फर्रुखाबाद का उनका दौरा रहा और साथ ही उन्होंने जेल का निरीक्षण भी किया। जेल में बंद कैदियों के साथ उन्होंने संवाद भी किया है। फर्रुखाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज फर्रुखाबाद पहुंचे हैं। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी अखिलेश यादव साथ ही उनकी पत्नी और मैनपुरी की नवनिर्वाचित सांसद डिम्पल यादव पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने कन्नौज के विकास के लिए संसद में अपने उठाए मुद्दों का जिक्र भी किया है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव बताएं वो उनकी पत्नी 19 साल कन्नौज से सांसद रहते हुए कौन से मुद्दे सदन में रखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद वो तो पान नहीं खाते तो उनका मुंह बंद क्यों था, गाली देने से काम नहीं चलेगा, उत्तर देना होगा। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी ने बुलाई है बैठक। संगठनात्मक पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला प्रभारी बैठक में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक बुलाई है। सभी पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे और सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नगर निकाय पर की जाएगी चर्चा। बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी ने ये बयान दिया है। नगर निकाय को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आरक्षण के हिसाब से प्रत्याशियों पर भी होगी चर्चा। एक तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी ने बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिली भगत है तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए? हमारी कहीं से कोई मिली भगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो कमी रही हैं हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनावों के नतीजों को लेकर सपा और बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मायावती ने खास तौर से रामपुर के नतीजों पर ध्यान दिलाया और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सपा और भाजपा ने मिलकर आजम खान की सीट रही रामपुर में साजिश की है। मायावती बोली, मुसलमानों को सोचने की जरूरत। मायावती ने रविवार सुबह ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई है, लेकिन रामपुर में सपा हार गई है। आजम खान की सीट पर पहले योजनाबद्ध तरीके से कम वोटिंग कराई गई। रामपुर के नतीजे के बाद ये चर्चा काफी गर्म है।
कि कहीं यह सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि नतीजों पर मुसलमानों को खास तौर से सोचने और चिंतन करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ताकि आगे वाले चुनावों में वो धोखा खाने से बच सके। और साथ ही मायावती ने खतौली को लेकर कहा कि सीट पर भाजपा की पर काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने आगामी होने वाले निकाय और साथ ही लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने बाराबंकी के अपने निजी आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रदेश सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बिना अखिलेश के केंद्र में सरकार नहीं बन सकती, जहां उन्होंने बेरोजगारी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। देखिए, हम सीधे जनता के बीच में रहते हैं। समाजवादी पार्टी गरीब किसान नौजवान की पार्टी है। आज जो सरकार है, न गरीब सुन रही, न किसान नौजवान, कहाँ कहीं रोजगार है, कहीं नौकरी लोग ढूंढ रहे हैं। चलिए, सुबह कितने लोग टहलते मिल जाते हैं रोजगार के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास था, है और बढ़ा है। ये चुनाव का परिणाम है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। मणिपुर के राज्यपाल गणेशन ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया और साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को वो पहुंचे विंध्यवासिनी में और जहां उन्होंने राज्यपाल का अभिनंदन भी किया है। आपको बता दें कि राज्यपाल का अभिनंदन नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने अंग वस्त्रम भेंट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां का दर्शन कर मैं धन्य हो गया हूं। काशी आने के पश्चात मुझे इस पावन स्थल के बारे में ज्ञात हुआ। मैं पहली बार यहां दर्शन करने के लिए आया हूं। बहुत आनंद हो गया। ये मंदिर वाराणसी के नजदीक है, पर अभी जानकारी मुझे मिला। आने के बाद मैं बहुत आनंद हो। विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, बनने के बाद कैसा इधर से रहेगा यहाँ का? मैं अभी तक नहीं, पहली बार मैं आया हूँ, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके का कमला नेहरू नगर स्थित नवनिर्मित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और सांसद वीके सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहली बार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा उच्च तकनीक से लैस अस्पताल गाजियाबाद को मिला है। अस्पताल में 200 बेड के साथ ही 10 ओपीडी होंगी। यही नहीं, इसमें यूनानी पढ़ाई भी होगी, जिससे आसपास के क्षेत्रवासियों को बेहद लाभ मिलेगा। देवरिया जिले के भटनी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की लापरवाही से एक अध्यापक की जान चली गई, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र पर हंगामा होने लगा। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा कि स्वास्थ्य केंद्र पर आए दिन डॉक्टर गायब रहते हैं। परिजनों का कहना था कि अगर मौके पर डॉक्टर होते तो अध्यापक की जान नहीं गई होती। मामले की जानकारी मिलते ही एसीएमओ समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया।
चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं वाराणसी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यूनिवर्सल हेल्थ कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव जनमानस के उत्तम स्वास्थ्य तथा प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में हमारा मार्गदर्शन करें। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय इस कार्यशाला में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उत्तराखंड के माननीय श्री धन सिंह रावत जी, झारखंड से श्री प्रणब गुप्ता जी, मणिपुर से डॉक्टर समन रंजन जी, सिक्किम के डॉक्टर मणिकुमार शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, हमारे सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए विभिन्न राज्य सरकारों से आए हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और उपस्थित अन्य भाइयों बहनों, आप सब बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर पिछले 2 दिनों से कम्युनिटी हेल्थ पर एक बृहद कार्यशाला का हिस्सा बने हैं और अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान कर रहे हैं। देश के आगमन पर और काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और यशस्वी नेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म भूमि में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी भगवान शिव की नगरी है और शिव का मतलब ही कल्याण होता है। भगवान धन्वंतरी का जन्म भी इसी काशी में होता है। स्वाभाविक रूप से काशी कल्याण की नगरी है, हमारी आध्यात्मिक राजधानी भी है, सांस्कृतिक भावभूमि के साथ हम सबको अपनी पुरातन परंपरा के साथ जोड़ने की नगरी है। और काशी में इस प्रकार की कार्यशाला हम सबको एक नया संदेश देती है, जिसे भारतीय मनीषा ने बहुत पहले कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। और उसी भाव को ध्यान में रख करके आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में हेल्थ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समय पे निर्णय लेना। एक डॉक्टर के पास अगर एक मरीज गया और उसको तत्काल उपचार की आवश्यकता है, डॉक्टर ने गलती से गलत उपचार कर दिया, तो मुझे लगता है कि उसके दूसरे लोग में जाने का रास्ता डॉक्टर स्वयं तय कर देगा। इसलिए समय पे निर्णय लेने की सामर्थ्य और क्षमता इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही भारत का उतना मजबूत न हो जितना दुनिया के विकसित देशों के पास है, यूएस के पास है, यूरोप के पास है, लेकिन भारत का जो परिणाम था और दुनिया के किसी भी विकसित देश से कई गुना अच्छा था। भारत ने एक मॉडल दुनिया के सामने रखा।
कमाल था, समय पे और आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्वयं उसको देश के प्रधानमंत्री स्वयं लीड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार के पूरे देश के साथ सीधे संवाद बनाना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को साथ जुड़ना। कोरोना नहीं आया था, देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री जी ने जान है जहान है की बात कही और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ एक साथ ताली पीट रहा है, घंटा बजा रहा है, एक साथ लॉकडाउन का पालन कर रहा है। 140 करोड़ की आबादी दुनिया के उन देशों के लिए एक अद्भुत था जो लोग मानते थे कि उनके देश में डेमोक्रेसी नहीं, इसलिए वे शासन की व्यवस्था का अच्छा हिस्सा बने हुए, लेकिन कोरोना में सब चल रहा है, सत्ताएं पलट गई, पब्लिक वहां सड़कों पे आ गई। लेकिन भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक आदेश को मंत्र मानकर इसका पालन कर रहे हैं। कोरोना जब फैला और उसके बाद ये लगा कि इसको हम कुछ सावधानी बरत करके हमें सामान्य दिनचर्या को अब प्रभावित नहीं होने देना है, नहीं इतनी बड़ी आबादी को के सामने बहुत बड़ा भीषण संकट आएगा। तो उन्होंने जीवन भी और जीविका भी का एक नया मंत्र दिया। आपने देखा होगा उस समय सरकारी कार्यालय फिर से प्रारंभ हो गए, उद्योग धंधे कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ प्रारंभ हो गए। सामान्य दिनचर्या प्रारंभ हुई, जहां सावधानी बरतनी थी वहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, अभियान चलता रहा। लेकिन जब सेकेंड वेव के दौरान उसने अपनी विकरालता दिखाई, उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों से बात की कि हॉस्पिटल्स में इतनी जगह ला पाना कठिन होगा, जहां बीमार वहीं उपचार, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आवश्यकता उस समय भी हम सबको उसकी ताकत का एहसास हुआ था। जब हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने 72,000 टीमें बनाई थी और हर टीम में 10 से 15 लोग थे, जिनमें आंगनबाड़ी भी थी, एएनएम भी थी, आशा वर्कर भी थी, और उनके साथ जनप्रतिनिधि भी जुड़े थे, ग्राम प्रधान जुड़े थे, पार्षदगण जुड़े थे, बाकी हेल्थ ऑफिसर्स भी उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे, और गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग करने का काम। कितना बड़ा अभियान उस समय चला था, और परिणाम था कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भारत देने में दुनिया के अंदर सफल रहा। भारत का यह मॉडल दुनिया ने सराहा। WHO जैसी संस्थाओं ने, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने इसकी सराहना की। दुनिया की हर मंच ने इस बात को कि न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए, बल्कि दुनिया के अंदर आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की सत्ताएं लड़खड़ा गई। कोविड ने वहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। भारत न केवल कोरोना का प्रबंधन बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ाने वाले देश के रूप में आज उभरा है, और पूरी दुनिया के अंदर समय से निर्णय लेने की सामर्थ्य और टीम वर्क को आगे बढ़ाने के साथ इसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। भाइयों बहनों, क्या स्थिति थी हेल्थ की? हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात जब मैं करता हूं तो 38 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पिछले आधी सदी से, लगभग आधी सदी से इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी यहां के मासूमों को निकल रही है। 40 वर्ष में इस बीमारी से उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मौतें हुई।
ऐसा नहीं कि इंसेफ्लाइटिस के बारे में दुनिया के अंदर कहीं कार्य न हुआ। दुनिया के अंदर जापान ने 1905 में इसका वैक्सीन बना दिया था, लेकिन भारत में उस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2006 में वह वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गया था और फिर हम लोगों ने उस वैक्सीन को यहां पर उन मासूम बच्चों को देना प्रारंभ किया। लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना की आहट के साथ ही 9वें महीने में भारत ने 2 वैक्सीन विकसित कर दी थी और दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन भारत ने पब्लिक अवेयरनेस और उनके जीवन को बचाने के लिए इस प्रकार की जिजीविषा, यह कोरोना कालखंड में भारत के नेतृत्व को हम सब ने देखा है। और मैं इसके लिए यहां पर आज डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी यहां हेल्थ मिनिस्टर के रूप में आए हैं। कोरोना कालखंड में हेल्थ इस सेक्टर में और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ में स्वास्थ्य विभाग को लीड कर रहे थे। मैं इसके लिए उनका भी इस मंच पर हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी यहां पर आए हैं और तो थीम इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का रखा गया है, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। भारत तो हमेशा से इस बात का समर्थन रहा है। हम इस बात को देखते हैं, जानते हैं कि हमारा वैदिक उद्घोषी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कहा है। हमने कब किसी जाति, मत, मजहब की बात नहीं की, क्षेत्र और भाषा की बात भी नहीं की, पूरी दुनिया की सबके सुख की कामना की, सबके आरोग्यता की कामना की और उसमें विश्व योग दिवस उसका अपने आप में एक उदाहरण है। भारत के योग की इस परंपरा को आज दुनिया के लगभग 200 देश इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे जा रहे हैं। और मेरा मानना है योग की इस परंपरा के साथ दुनिया का जुड़ना भारत को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में सबसे अधिक संभावनाओं के रूप में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।